Up next, we bring the spotlight to Rajasthan's finalist journalists. And these are people who've been chronicling the state's biggest developments with integrity, insight, and unwavering commitment to truth. And here are the following panelists. Mr. Sandeep Purohit, editor, Rajasthan Patrika, is one of the most respected names in investigative journalism in the state. With over 2 decades of experience, he's known for his fearless reporting on governance, corruption, and social issues. And please give it up for Mr. Sandeep Purohit while we invite him to come up on stage. Up next is Mr. Tribhuvan, editor, Dainik Navjyoti, is a veteran journalist whose voice carries weight across Rajasthan's media landscape. With a career spanning over 30 years, he has covered everything from political upheavals to cultural revolution. Our next speaker is Mr. Virender Chaudhary of First India. He's a new age journalist who blends traditional reportage with a bold, analytical voice. Known for his sharp editorial and straightforward interviews, he's earned a strong following for speaking truth to power and asking the questions that matter. So together, all three of them, they represent the best of Rajasthan journalism, deeply rooted, fiercely independent, and relentlessly committed to uncovering the truth. Ladies and gentlemen, please give a very warm welcome to our next set of panelists. सुबह से काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन 2 हो चुके हैं और दोनों ही इंटरेस्टिंग रहे। कई सारी बातें हुई जिनका कि फ्रीडम एक्सप्रेशन की बात हुई और विकास की बात हो रही है। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कभी न कभी खबरों का हिस्सा बनती हैं, खबरें इनसे बनती हैं। आज जो हमारा पैनल है, ये पैनल राजस्थान के एडिटर्स के साथ है, जिनसे हम ये बात करेंगे कि पत्रकारिता के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, चुनौतियां क्या हैं, किस तरह का बदलाव उन्होंने देखा है। मेरे साथ जो तीनों ही लोग हैं, तीनों अपने अपने क्षेत्र के माहिर हैं और उन्होंने पत्रकारिता को अलग अलग तरीके से अलग अलग समय में बदलते हुए देखा है। टेक्नोलॉजी आने से पहले और एक दौर जब हाथ से खबरें लिखी जाती थी, टाइपराइटर आते हुए कंप्यूटर का दौर, तो बहुत कुछ चेंज हुआ है। तो इस चेंज को हम कोशिश कर रहे हैं कि आज के सेशन में समझने की कोशिश करें। त्रिभुवन सर, मैं सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करूंगा। बचपन से मुझे अखबार पढ़ने की आदत डलवाई गई, लेकिन उसके बाद हम पाठक के तौर पे हम चेंज होते चले गए। अखबारों को भी मैंने देखा, जब पहला अखबार मेरे सामने आता था, उसका पेपर जो है उसकी क्वालिटी का कोई फोकस नहीं था। ब्लैक एंड व्हाइट पेपर आता था, वो रंगीन होने लगे। उनका फोकस ये होने लगा कि कैसे मेरी आंखों को वो अच्छा लगने लगे, खबर की जगह वो उसकी तरफ आता हुआ। इसके बाद अखबार की जगह टीवी पे न्यूज़ 24 घंटे शुरू हो गई। अब डिजिटल मीडियम यूट्यूब पे आ रहा है, अलग अलग मीडियम से लोग आ रहे हैं, तो खबर को देखने का तरीका चेंज होता गया है। लेकिन एक प्रश्न बार बार उठता है पत्रकारिता का, जो कोर है वो पत्रकारिता है। पिछले काफी समय में पत्रकारिता को आप किस तरीके से चेंज होते हुए देखते हैं, और हम राजस्थान को यहाँ बहुत स्पेसिफिकली हम इसके बारे में बात करना चाहेंगे। हेलो। पत्रकारिता का जो सिनेरियो पूरी दुनिया में है, वह हमारे देश में है, दूसरे देशों में है, आस पड़ोस में है। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि राजस्थान या कोई जो दूसरा राज्य है उसकी पत्रकारिता उसे अछूती रहे? पत्रकारिता का सफर बड़ा संघर्षों का, बहुत उतार चढ़ाव का और बहुत लंबा रहा है। उस संघर्ष को अगर देखें तो मुझे लगता है संक्षेप में कुछ चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। उसके बिना हमें ये सिनेरियो समझ नहीं आता। तो वो सबसे बड़ी बात ये है कि जब आज़ादी का दौर था, आज़ादी के दौर में बहुत थोड़े अखबार थे जिन्होंने आज़ादी के मूल्यों के लिए लड़ाई लड़ी। अगर उस समय के अखबारों को देखें, उस समय की पत्र पत्रिकाओं को देखें, और आज पत्रकारिता के विद्यार्थी उन चीज़ों को जब पढ़ते हैं, उन अखबारों के बारे में, तो एक बात ध्यान रखने की है कि वो अखबार बहुत ज़्यादा छपते थे तो 5,000 की संख्या में या 6,000। तो प्रिंटिंग की कैपेसिटी उतनी नहीं थी, लोग उनको पढ़ने वाले उतने नहीं थे।
तो आप देखिए कि 6,000 अखबार का घाटा और 6 लाख या 16 लाख या 20 लाख 50 लाख अखबारों का घाटा, इसमें बड़ा भारी अंतर है। 5,000 कॉपी प्रकाशित करके और उस घाटे को, उस खर्च को निकालना, और वो भी जज्बे वाले लोगों के द्वारा, और जब एक पत्रकारिता पूरी तरह से बिजनेस की दृष्टि से चलने लगे और उस दौर में पाठक ये उम्मीद करे कि मुझे यहाँ पूरा सच मिलेगा, तो उसको एक दृष्टि से जरूर देखना चाहिए। वो सारा कुछ नहीं है, लेकिन एक फैक्ट है। हम रोज अखबार जब देखते हैं, नवीन जी ने जहां से बात की कि एक पुराना दौर था जब वो बचपन में अखबार देखते थे, मुझे याद है जब वो अखबार आता था, उसकी प्रिंटिंग बहुत अलग तरह की थी, उसकी गंध आती थी एक खास तरह की, और बड़ी तेज गंध होती थी जो छप करके तत्काल अखबार आया होता था। तो आप देखिए कि वो जो जो सफर यहां तक पहुंचा है, उसमें आज सबसे बड़े जो अपराधी के तौर पे बताए जाते हैं, जिन जिन अखबारों को, जिस मीडिया को बहुत भयंकर आलोचना होती है और बड़े बड़े लोग उसके लिए बहुत अभद्र शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मीडिया को गाली भी देंगे लेकिन उसके बिना काम भी नहीं चलेगा। तो राजनीति हो, पत्रकारिता हो, सबका एक जैसा हाल है, क्योंकि हम जुडिशरी को भी गाली देते हैं लेकिन फिर लगता है कि नहीं, न्याय तो वही मिलेगा। तो जब इस दौर से गुजरते हुए हम आते हैं, तो ये फैक्ट देखिए कि एक अखबार जिसकी प्रिंटिंग कॉस्ट 25 रुपए 30 रुपए है, वो आप जब 5 रुपए में खरीदते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपके घर में भी एक 20 या 25 रुपए का नोट डलता है। मैं बहुत बार देखता हूं कि टीवी चैनल आदमी ने खोल रखा है और वो उस टीवी चैनल को गाली दे रहा है कि देखो क्या, अरे भाई आप मुफ्त में देख रहे हैं। तो आज जब यूट्यूबर्स का दौर है, आज जब वो संस्थान पुराने खत्म किए जा रहे हैं क्योंकि उनके खर्च बहुत बढ़ गए हैं, और एक तरफ आप ये देखिए कि पूरे देश में एक ऐसी बयार बह रही है, जो मीडिया के आलोचक हैं वो साफ तौर पे कहते हैं कि मीडिया एक तरह से सरकारों के, बिजनेस हाउसेज के और बड़े प्रभावशाली लोगों के नियंत्रण में है। तो वो वहां नियंत्रण से जब बाहर आने का दौर यूट्यूब के माध्यम से शुरू हुआ है, तो ऐसे यूट्यूबर बहुत कम हैं जिन लोगों को यूट्यूब से या दूसरे माध्यमों से बहुत अच्छा पैसा मिलता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो सच लाने वाले लोग हैं, जो दूर दराज इलाकों में घूमते हैं, वो, राजस्थान का भी अगर हम सिनेरियो देखें तो उसमें यह है कि उनके पास पैसे का बहुत अभाव है। जब आप अच्छे तरह से उनकी न्यूज का, उनकी मेहनत का, मैं विज्ञापन की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, मैं कोई उनको दूसरी तरह से कोई जो अनएथिकल नॉर्म्स हैं उससे नहीं, लेकिन जब आप YouTube देखते हैं, कुछ और करते हैं, तो आप जब तक अपनी तरफ से उनका खर्च पूरा नहीं करेंगे तो वो कहां से आएगा वो पैसा। तो इसका जो रेवेन्यू मॉडल है, फिर सरकारों के प्रेशर्स हैं। जब अकेला व्यक्ति होता है, आप देखिए कि कोई बहुत बड़ा जो संस्थान है, राजस्थान में बड़े अखबार रहे हैं, उनका बहुत बड़ा इतिहास रहा है, आजादी के समय से चलने वाले अखबार आज भी मौजूद हैं। 1936 का दैनिक नवज्योति आज भी आपके सामने है, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और दूसरे अखबार, यहाँ राष्ट्रदूत, कितने ऐसे अखबार हैं आपके सामने। लेकिन वो जब उस सफर को हम यहां तक आते आते देखते हैं, तो उसमें साफ तौर पे दिखाई देता है कि इतने सारे प्रेशर्स के बीच में काम करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो आज का मीडिया अर्थ की दृष्टि से चुनौतियों से घिरा हुआ है, वो स्किल की दृष्टि से चुनौतियों से घिरा हुआ है, वो अनुभव की दृष्टि से चुनौतियों से घिरा हुआ है, वो टैलेंट की दृष्टि से चुनौतियों से घिरा हुआ है, वो भाषा और संस्कार की दृष्टि से चुनौतियों से घिरा हुआ है। आज आपको मीडिया में बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो साहित्य का अध्ययन करते हैं, और मेरा यह मानना है कि जब तक आप बहुत गहरा, बहुत अच्छा, उच्च स्तरीय हिंदी का भी, अंग्रेजी का भी और अन्य भाषाओं का भी साहित्य जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, आपकी खबरों को, समाज में घटित होने वाली घटनाओं को, राजनीति को, इन सब को देखने की और जो देखा है उसको अभिव्यक्त करने का तरीका नहीं आता। क्योंकि जो फॉर्मेट नया आ गया, जो फॉर्मेट पुराना चल रहा है, उस फॉर्मेट में आज की खबरें नहीं बताई जा सकती। वो जो पुराना समय था, आप देखिए कि खबर में जो इंट्रो का जो लेवल था कि भाई पहले इंट्रो आएगा, वो क्यों डेवलप हुआ,
तो वो फॉर्मेशन टेक्निक के कारण आया था और वो टेक्निक आज कहीं और चली गई है। तो उस दृष्टि से मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको संक्षेप में ये फिर बताऊंगा कि जो नई चुनौती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौती है, और वो डरावनी चुनौती नहीं है, वो एक बहुत पॉजिटिव चुनौती है, लेकिन लोग उसे डरा रहे हैं। यहां तक कि जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मीडिया है वो भी उन बातों को समझ नहीं पाया है। ऐसी खबरें जब चैट जीपीटी और ग्रोक आए थे तो उनको इतनी आलोचना हुई चैट जीपीटी के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के अंग्रेजी के अखबारों में खबरें छपी कि ये तो जानकारियां गलत दे रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है गलत जानकारियां दे रहा है। वो जिस चीज के लिए बना नहीं है, आप वो एक क्रिएटिव टूल है, तो जो क्रिएटिव टूल से आप कुछ और देगा, मतलब चैट जीपीटी आपको कुछ और देगा, ग्रोक आपको कुछ और देगा, और अब जो वर्ड के लिए जो नया एआई आया है वो आपको इमेजेस दे रहा है, नई तरह की सारणियां दे रहा है। तो नई जो ये चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों को मुझे लगता है कि नए मीडिया के लोगों को स्वीकार करना चाहिए और उसी की दृष्टि से उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए। उसके प्रति एक सकारात्मक और एक बेहतरीन रुख रखना बहुत जरूरी है। सर, टेक्नोलॉजी की आपने बात की और ये बहुत जो आप में से यंगस्टर्स हैं, आप में से बहुतों को पता होगा, अगर ना पता हो, एक होता है रिपोर्टर जो कि न्यूज़ को लेके आता है, और एक होता है एडिटर जो कि उस न्यूज़ को एडिट करते हैं। और ये दो जो है किसी पत्रकारिता के लिए बेसिक जो है स्तंभ यही है जो न्यूज़ को बनाते हैं। संदीप सर, टेक्नोलॉजी की बात आई थी और सर ने कहा कि इसको क्रिएटिव टूल के तौर पे देखना चाहिए। मैं क्रिएटिव टूल के तौर पे ही अब इसको देखता हूँ। एआई का मैं जब इस्तेमाल करता हूँ किसी भी मीडियम का, उसका इस्तेमाल कई तरीके से हम, चूंकि मैं राइटर हूं तो लिखने पढ़ने का ही हमारा काम है, और उसमें मैं ये देखता हूँ कि अगर आपको एडिट करवानी है चीजें, वो एडिट कर सकता है। गूगल पे जहां पर मुझे एक समय में एक खबर के लिए या किसी भी एक चीज के लिए सोर्स 10 वेबसाइट खोल के देखना पड़ता था, चैट जीपीटी उस सबको एनालाइज करता है, एनालाइज करके एक जगह पर लाके मुझे एक कंक्रीट इंफॉर्मेशन देता है। अब यही चीज जब मैं न्यूज रूम में लेके आ जाऊं तो खबरों को, क्योंकि अब खबर टीवी पे पहले ही आ चुकी है, अखबार अगले दिन छपेगा, अगर आपने आज रात को 1:30 बजे नहीं किया तो अब तो आपकी खबर नेक्स्ट डे आने वाली है। यहाँ पर सोर्सेज से खबर भी लेके आ सकता है विभिन्न सोर्स के साथ, उसको सही तरीके से आपके एक प्रॉम्प्ट पे एडिट भी कर सकता है, उस पूरी न्यूज को भी बना सकता है। तो क्या ये बहुत बड़ा रिस्क, एक तो संपादकों के लिए रिस्क की जो सर ने बात की कि क्या वो ठीक है या नहीं है, जो क्वेश्चन आता है इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं, ऑथेंटिसिटी चेक करना, ये एक चैलेंज आता है। दूसरा चैलेंज जॉब्स का, क्योंकि एआई के ऊपर जो सबसे बड़ा आरोप है वो है कि जॉब खाएगा ये। ऐसे में जब वो एडिट भी वो कर सकता है, खबर को क्रिएट भी कर सकता है संदीप सर, तो जॉब्स कैसे बचेंगी? संपादक का जो चैलेंज है एआई के साथ वो क्या अब आया है? देखिए, एक बात तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि न्यूज़ इज़ नॉट ए नूडल। न्यूज़ कोई नूडल नहीं है कि 1 मिनट में पका करके आपके सामने पेश कर दिया जाए। मैं जिस अखबार से पिछले 24 साल से जुड़ा हुआ हूँ वो अखबार राजस्थान पत्रिका है, और वो अपनी साख के लिए ही जाना जाता है। तो जो खबर है वो खबर की तरीके से ही जानी जानी चाहिए। जितने भी टूल्स हैं वो सब जर्नलिज्म के सहायक हैं, जर्नलिज्म की सहायता के लिए हैं, वो जर्नलिज्म को टेक ओवर करने के लिए नहीं आए हैं। आप एआई से अच्छी हेडिंग निकाल लीजिए, आप अच्छे नक्शे बनवा लीजिए, मैप बनवा लीजिए, और भी बहुत सारा इनपुट आप उनसे ले सकते हैं, बैकग्राउंड जान सकते हैं, हिस्ट्री जान सकते हैं, तमाम चीज़ें आप जान सकते हैं। एनालाइज से आपको एनालाइज करने के अंदर आपकी मदद करेंगे वो लोग। तो ये टूल्स जो हैं, ये बड़ी गलत धारणा हो गई है कि ये जर्नलिज्म को टेक ओवर करने आए हैं। ये जर्नलिज्म को टेक ओवर नहीं कर सकते हैं। जो जर्नलिज्म है वो अपनी जगह यथावत कायम रहेगा। ये उपकरण सहायक हैं। राजस्थान के अंदर अगर हम देखेंगे, आप बात करेंगे तो अलग अलग जगह अलग अलग मुद्दे हैं। जब आप मारवाड़ की बात करेंगे तो मारवाड़ के अलग मुद्दे हैं, जब आप जयपुर पे आएंगे तो जयपुर के अलग मुद्दे मिलेंगे आपको, कोटा की तरफ जाएंगे तो वहाँ अलग मुद्दे मिलेंगे, मेवाड़ जाएंगे तो आपको अलग मुद्दे मिलेंगे। तो ये तमाम चीज़ें समग्रता के साथ जब आपके सामने आती हैं, तो जब रिपोर्ट करता है एक रिपोर्टर, चाहे वो टीवी के लिए करे, चाहे वो अखबार के लिए करे, चाहे वो यूट्यूब के लिए करे, वो कर तो बेसिकली कुछ मुद्दों के लिए रहा है। और जर्नलिज्म का जो बेसिक पैटर्न है वो ये है कि आम आदमी की भलाई के लिए जर्नलिज्म किया जाए, आम आदमी को रिलीफ मिले, इसलिए रिपोर्ट लिखी जाए, रिपोर्टिंग की जाए। तो वो तमाम मुद्दे जो हैं उसमें वो तमाम सहायता करेगा। आप जैसलमेर बाड़मेर चल जाइए,
वहाँ सेवन घास खत्म हो रही है, तो वो आपको हिस्ट्री बता देगा चैट जीपीटी कि भाई सेवन घास क्यों खत्म हो रही है, क्या कारण है, एआई आपको समझा देगा। आप वहाँ जाएंगे, आज हाई टेंशन पावर लाइन से बहुत से पक्षी मर रहे हैं, गोडावन खतरे के अंदर हैं, तो वो बता देगा वह हाई पावर टेंशन लाइंस का के कारण क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो आपको प्रॉब्लम समझा देगा, प्रॉब्लम बता देगा। लेकिन जाके आंखों से देखना तो आपको ही पड़ेगा, चाहे आप अखबार के लिए रिपोर्ट कर रहे हो, चाहे किसी और माध्यम के लिए कर रहे हो। तो मेरा व्यक्तिगत मामला है कि टेक्नोलॉजी हमारी सहायक है, सहायता के लिए है, हमारी कंपटीटर नहीं है। हमें उसी आइडिया से उसको देखना चाहिए, हमें बिल्कुल भी उसे अपना कंपटीटर नहीं मानना चाहिए, और हम कितना बेस्ट उसका उपयोग कर सकें ये हम पर निर्भर है। थैंक यू सर। हमारे साथ वीरेंद्र जी हैं, डायरेक्टर फर्स्ट इंडिया। और मैं प्रोफेशनली जो मेरा काम था, मैं मार्केटिंग में था, मीडिया इंडस्ट्री में मैंने काम किया, ब्रांड मैनेजर होता था मैं कुछ अखबारों के साथ। और ब्रांड मैनेजर वो कॉम होती है मीडिया में जिसको एडिटर्स कहते हैं कि उन्होंने हमारे अखबार को खत्म करके प्रोडक्ट बनाया है, तो मैं उसका दोषी हूँ। लेकिन सर मैनेजमेंट साइड के हैं, तो मैं आपसे सर थोड़ा सा सवाल इनसे अलग हटके पूछूंगा। मीडिया को जब मैंने ग्रो करते देखा, टीवी चैनल्स आने के बाद प्रिंट के सामने एक चैलेंज दिखता था, लेकिन प्रिंट ने उसको सस्टेन किया। न्यूज चैनल्स का इशू ये था प्रिंट के सामने कि वो जिस तरह की खबरें, जैसे जैसलमेर का मुद्दा संदीप जी ने उठाया, इस तरह की चीजें, छोटी छोटी चीजों को वो उठा के बड़े लेवल पे नहीं ला सकते, और एडवर्टाइजिंग उसको सपोर्ट नहीं करता। कई चैनल्स ने अपने स्टेट्स में चैनल खोले और खत्म हो गए। ऐसे में फर्स्ट इंडिया आता है, और मैं आपसे बिजनेस सीक्रेट को समझना चाहता हूँ कि फर्स्ट इंडिया आता है, सस्टेन करता है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैं यहाँ रहता था और मुझे कोई खबर क्विक चाहिए होती थी, तो मैं फर्स्ट इंडिया का डिजिटल चैनल भी उठा के देखता था। तो डिजिटल और टीवी दोनों मीडियम को जिस तरीके से आपने यहाँ पे पकड़ा, नब्ज को पकड़ा है, और लोग उसको देख रहे हैं, तो इतने बड़ी भीड़ के अंदर जहाँ जी भी अपना चैनल यहाँ पे खोलता है, न्यूज़ 18 अपना चैनल खोलता है, और उसमें भी पहली प्राथमिकता फर्स्ट इंडिया बन जाता है, तो वो सीक्रेट क्या है कि नब्ज पकड़ लिया आपने लोगों की? धन्यवाद नवीन जी। प्रसंग बिल्कुल वैसा ही है जैसा इन्होंने जनता स्टोर किताब जब लिखी थी। मेरे ख्याल से बहुत कम ये क्योंकि नए बच्चे हैं, आपको पता होना चाहिए कि ब्रांड तो बिल्ड करते ही हैं, पर ये लेखक भी हैं, और इनकी पुस्तकें आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। बहुत ही धरातल पर बड़ी साधारण सी जगह को लेकर के बहुत बढ़िया तरीके से लिखते हैं। और मेरे दाहिनी तरफ जो दो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, मैं बता दूं कि इन सब के बीच में मेरा पत्रकारिता से सिर्फ इतना ही संबंध है कि मैं एक न्यूज़ चैनल को ओन करता हूं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो इनका प्रश्न है बहुत टू दी पॉइंट है, कि किसी भी न्यूज़ चैनल के लिए, विशेष तौर से एक रीजनल न्यूज़ चैनल के लिए, सर्वाइवल अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उसके कुछ मुख्य कारण हैं। एक तो न्यूज़ चैनल के अंदर जो न्यूज़ की सेल्फ लाइफ है वो बहुत कम है। अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर उस न्यूज़ को नहीं पोस्ट करें तो ये मान के चलिए कि वो कुछ पल में ही ख़त्म हो जाती है। जैसा कि अखबार के अंदर है, उसकी एक सेल्फ लाइफ है। लोग जो है अखबार की कटिंग संभाल के रखते हैं, कोट करते हैं, और उसको जो है दसों साल तक बताते हैं कि मेरा लेख उस वक्त आया था। तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि इस न्यूज़ चैनल का सर्वाइवल कैसे हो, और विशेष तौर से हिंदी बेल्ट में, जहाँ भाषा राष्ट्रीय चैनल की और रीजनल चैनल की सेम है, तो खबर तो करीब करीब सेम रहती थी। पर इस चैनल के अंदर जो विशेष परिवर्तन आया, मैं वो बता दूं, 5-6 साल तक मैं संघर्ष करता रहा इस बात के लिए कि सब चीज़ सही है, टेक्नोलॉजी भी हम लेके आ गए हैं, ट्रेनिंग भी हो गई है, खबर भी बहुत लेके आ रहे हैं, पर रेवेन्यू कहाँ से आए? रेवेन्यू अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तिरुभुवन जी ने बताया कि 5,000 का अखबार जब निकलता था तब भी घाटा था, और जब 40,000 प्रतियां निकल रही तब भी घाटा है, क्योंकि 5 रुपए की जो प्रति आप लोग लेते हो उसकी कीमत 40 रुपए आती है। ठीक इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर कोई भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल हमारे यहाँ नहीं था। ये एक बड़ा चैलेंज है कि हम लोग फ्री में तो देखना चाहते हैं पर उसका पैसा नहीं देना चाहते। 5-6 साल के बाद में इस बात को जब रियलाइज़ किया कि किसी भी तरह की संस्था हर साल घर से पैसा दे के नहीं चल सकती, तो हम लोगों ने, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर जगदीश चंद्रा जी ने जो रीजनल मीडिया चैनल के अंदर किया है वो किसी ने नहीं किया। उन्होंने इस चैनल की नहीं, किसी भी, जैसे पहले वो ईटीवी में थे, बाद में यहाँ आए, उन्होंने 2 मुख्य चीज़ों पे ध्यान दिया।
और वो ही हमारे लिए चैनल को मुख्य उसमें लेके आ गए, मुख्य धारा में। एक उन्होंने ये कहा कि खबर ही जीवन है, खबर का किसी भी तरीके से कहीं पर भी हो वो तुरंत रिलीज होनी चाहिए, और इसीलिए उनको पट्टी का जनक कहा जाता है। और दूसरा विशेष तौर से उनका ध्यान इस बात पे था कि खबर के साथ साथ इस बात पे ध्यान दिया जाए कि खबर की जानकारी कैसे ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक बड़ा प्रश्न है कि जानकारी कैसे प्राप्त करें, आपको पता कैसे लगता है कि ये चीज़ होने वाली है या हो गई। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मर नेटवर्क तैयार किया गया। आज फर्स्ट इंडिया के अंदर करीब करीब 350-400 लोग जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और जो सूचनाएं फर्स्ट इंडिया के एडिटोरियल पर तुरंत पहुंचा देते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हुई कि आपको कोई क्यों देखेगा, इसलिए देखेगा कि आपके यहाँ खबर सबसे पहले है और खबर उनसे संबंधित है। अब क्या संबंध हो सकता है? कई बार हम लोग जब मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, लोग कहते हैं कोई खबर हुई क्या, कलेक्टर साहब ऑफिस में बैठे हैं। पर आप इस बात को मानिए, ये सूचना है, ये खबर नहीं है। और ये सूचना जब किसी दूर दराज इलाके में बैठे हुए ग्रामीण क्षेत्र के किसी व्यक्ति को अगर जिला मुख्यालय पर काम है और उसने अगर टीवी में ये पट्टी पढ़ ली कि भाई नागौर के कलेक्टर अपने ऑफिस में बैठे हैं, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि वो ये मान के चल रहा है कि अगर मैं जिला मुख्यालय पे जाऊंगा और जाने के बाद अगर कलेक्टर महोदय वहाँ नहीं हुए और वो दौरे पर जयपुर गए हुए हैं, वो खबर अखबार में अगले दिन आती है, पर चैनल में वो उसी पल आ जाती है। तो ये जो पट्टी कल्चर शुरू हुआ, चाहे सेक्रेटरीट में था, चाहे मंत्रियों को लेकर के था, चाहे जिला मुख्यालय पर था, ये अपने आप में एक रिवोल्यूशनरी, मैं ये कह दूंगा, ये मतलब क्रांतिकारी कदम था। और इससे क्या हुआ, इससे हमारी व्यूअरशिप जो है वो शहरों में और शहरों से बाहर निकल के ग्रामीण परिप्रेक्ष्य तक पहुंच गई। अब वहाँ समस्या ये आती थी कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर प्राइवेट चैनल देखने के लिए आपको डीटीएच पे होना जरूरी था। अब दो ही तरीके थे, एक तो डीटीएच पे आओ जो कि बहुत महंगा है, और दूसरा आप अपना डिजिटल नेटवर्क जिसकी आप बात कर रहे थे उसको इतना मजबूत करो कि डिजिटली लोग एक दूसरे को स्क्रीनशॉट भेजना शुरू कर दें। और आज की तारीख में विशेष तौर से फर्स्ट इंडिया की खबर के स्क्रीनशॉट आप ताजुब करेंगे कि हमें भी नहीं पता होता, हमारे पास घूम के आ जाते हैं विद इन सेकेंड्स कि साहब ये खबर चली है, जरा आप देख लेना इसको। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो एक उपयोग हो सकता है, उस उपयोग के जनक भी हमारे यहाँ पर जगदीश चंद्रा जी हैं। मैं इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ कि बहुत रेयर होता है कि कोई व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हो, वहाँ से निकल करके एक मीडिया के अंदर आए और आ करके अपनी कामयाबी स्थापित करे। उन्होंने ऐसा करके दिखाया और वो कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ये मानते भी हैं कि उनका तरीका ठीक है नहीं है, ये डिबेट का विषय हो सकता है, पर मेरा ये मानना है कि जो उन्होंने रीजनल चैनल के लिए किया है राजस्थान में, ईटीवी के दौर से लेकर के फर्स्ट इंडिया में, वो अपने आप में अनुसरणीय। अब दूसरा, मैं कंक्लूड करूं उससे पहले आपको बता दूं, आपका एक और जो प्रश्न इससे संबंधित था कि ये जो फर्स्ट इंडिया ने अपनी जो शुरुआत करी 2013 में और वहाँ से शुरू होकर के आज 2025 के अंदर जिस मुकाम पे हम बैठे हैं, यहाँ पर हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो उन बड़े चैनलों से हैं जो राष्ट्रीय हैं और जिनका नेटवर्क भी बड़ा है, फंडिंग भी इशू नहीं है, रेवेन्यू स्ट्रीम क्या डेवलप हो। मैं इसमें एक चीज साथ में जोड़ देना चाहूंगा इसी सवाल के साथ आपके लिए, क्योंकि आपके आंसर में एक चीज जो निकल के आई वो हाइपर लोकल की निकल के आई, जिसमें कि एकदम ग्राउंड पे आखिरी पॉइंट तक की खबर आए। अब यूट्यूबर्स जो है वो मार्केट में हैं और बड़े पॉपुलर हैं, वो भी ये सारी चीजें कर रहे हैं, वो आपसे ज्यादा फास्ट चीज को पहुंचा सकते हैं, उनको उतने रिसोर्सेज नहीं चाहिए। तो फंडिंग वाली बात चूंकि हो रही थी तो मैंने कहा इस सवाल को मैं साथ साथ जोड़ देता हूँ। तो यूट्यूबर्स के आने के बाद मार्केट और चेंज हुआ है, फंडिंग जो है उनको नहीं चाहिए, आपको फर्स्ट इंडिया की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए एक सर्टेन वो मेंटेन करना पड़ेगा क्वालिटी, जिसका अपना एक कॉस्ट है, और आपको वो एडवर्टाइजिंग भी नहीं आएगी। तो आप अपने आंसर के साथ इसका आंसर भी अगर जोड़ दें साथ। ये बिल्कुल बहुत ही मैं ये कहूँगा कि ये एक ऐसा प्रश्न है जो पिछले कुछ सालों से हमें भी बेचैन करके रख रहा है, और वास्तव में इस बात को स्वीकार करने में किसी भी तरह का संकोच नहीं है कि हाइपर लोकल यूट्यूबर्स जो हैं उन्होंने रीजनल चैनल से भी ज़्यादा तेज़ गति से अपनी फॉलोइंग बढ़ाई है और अपनी खबरों को भी उन्होंने हमसे तेज़ वहाँ प्रस्तुत किया है। मेरा इसमें ये मानना है कि जो हाइपर लोकल लोग जो काम कर रहे हैं, यूट्यूबर्स, मेरे ख्याल से आने वाले आज और कल में ऐसे काफ़ी लोग होंगे, हम लोग भी चाहते हैं
कि आने वाले समय में हमारा और उनका कोई एक नेटवर्क हो, नेटवर्क तैयार हो करके उनकी जो खबरें हैं वो कॉमन, क्योंकि देखिए दुनिया में शेयरिंग प्लेटफॉर्म जो है उसकी रोज रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। हम प्लेटफॉर्म शेयर कर सकते हैं। एक लोकल यूट्यूबर जो है वो हो सकता है किसी जिला मुख्यालय के ऊपर किसी भी रीजनल या राष्ट्रीय चैनल से ठीक फॉलोइंग क्रिएट कर रहा है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि जब आप राष्ट्रीय या रीजनल होते हैं तो आपके यहाँ पर खबरों का संचार तो काफ़ी होता है पर उनको प्राथमिकता नहीं मिलती, और ये संभव नहीं है कि सभी जिलों को या तहसील मुख्यालयों को आप रोज उतनी प्राथमिकता दे दें, और हाइपर लोकल वही कर रहा है। आज अगर कोई हाइपर लोकल यूट्यूबर किसी जिला मुख्यालय पर है तो वो उस जिला मुख्यालय की खबरें और उस जिले की खबरें किसी भी राष्ट्रीय और रीजनल चैनल या अखबार से ज़्यादा तरीके से दे सकता है। अखबारों ने तो इसका तोड़ निकाला, इन्होंने तो बहुत ही सही तरीके से अपने रीजनल से जो है लोकल संस्करण निकाल दिए और इनके अंदर 2 पेज इंसर्ट करते हैं, लोकल खबर आ जाती है। पर चैनल में ये संभव नहीं है, आप चैनल के अंदर चैनल नहीं निकाल सकते। तो हमारे सामने इस चैलेंज को आप जो कह रहे हो इसके लिए जो रास्ता दिख रहा है, अभी भी हमारे सामने रास्ता खाली दिख रहा है, ऐसा संभव है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, कि हम किसी तरह का एक लूज स्ट्रक्चर तैयार करें जहां पर हम और हाइपर लोकल यूट्यूबर्स एक प्लेटफॉर्म पर हों और हमारी सूचनाएं वो आगे लेके जाएं और उनकी हम लेके जाएं। थैंक यू सर। त्रिभुवन सर, ये जो हाइपर लोकल की बात हुई, मुझे याद है एक अखबार में आप और मैं दोनों ही काम कर चुके हैं, उस अखबार के प्रमोटर ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था बहुत साल पहले। मैं तब पहली बार ये शब्द सुना कि इस तरह से बात की जाए। अब हाइपर लोकल न्यूज की जब बात की जाए, ये स्पेशलिटी न्यूज़पेपर्स की है। इस हाइपर लोकल न्यूज के लिए जैसे मुख्यालय की बात वीरेंद्र सर ने कही, ऐसे ही हमारे पास ब्यूरो चीफ हुआ करते थे, ब्यूरो में रिपोर्टर्स हुआ करते थे, लेकिन एट द सेम टाइम रेवेन्यू जो है वो उसका प्रेशर इतना रहा कि ब्यूरो का खर्चा नहीं निकलता, तो ब्यूरो को कहीं ना कहीं मर्ज करना शुरू किया उसको डिस्ट्रिक्ट एडिशन के साथ, और ब्यूरो चीफ कई जगह पर खत्म होते, मैं प्रिंट में बहुत जगह पर देख रहा हूँ कि खत्म होते चले जा रहे हैं। ऐसे समय में उस हाइपर लोकल जो कि प्रिंट की खासियत है उसको बचा के रखना कितना चैलेंजिंग है संपादक के तौर पे आपके लिए? हेलो हेलो दरअसल इसके लिए क्या है कि जो समाचार पत्रों का इतिहास रहा है और जिस तरह के बदलाव की प्रक्रिया रही है कि 1980 के बाद अखबार किस तरह से खासकर जब जनता पार्टी की सरकार गिरी और कुछ नई चीजें आई, तो 80 और 90 के दशक के दौरान तेजी से मीडिया में जो बदलाव आए वो बहुत बड़े बदलाव थे और वो नकारात्मक बदलाव थे। आप देखिए कि अभी कुछ चीज़ों की जो सफलता बताई जाती है कि मीडिया में ये नए प्रयोग हुए और मीडिया किस तरह से रेवेन्यू मॉडल में सफल हो गया, तो दुनिया का सबसे बड़ा आप उदाहरण देखें तो जो रूपर्ट मर्डॉक है, पैसा तो मीडिया के अंदर वो ज़्यादा लेके आए या ज़्यादा उन्होंने उसके जरिए अर्न किया, लेकिन जो अमेरिकन मीडिया है वो रूपर्ट मर्डॉक के कारण नहीं, वो वॉशिंगटन वो जो वाटरगेट कांड है वो उसके कारण जाना जाता है। तो मीडिया का काम छवि हनन का काम है, छवि निर्माण का काम नहीं है। वो रेवेन्यू कलेक्शन का काम, पीआर का काम नहीं है। जर्नलिज्म पीआर से बिल्कुल एक अलग तरह की विधा है। उस विधा को तब सक्सेसफुल या कामयाब किया जा सकता है जब जमीन पर हरावल दस्ते होते हैं, रिपोर्टर होते हैं। तो जो पत्रकारिता करने वाले रिपोर्टर लोग थे, जमीन पर थे, दूर दराज थे, गांव में थे, उनको प्रति सेंटीमीटर कॉलम पैसा दिया जाता था और वो एक ऐसी रवायत थी, ऐसी खूबसूरत अच्छी चीज थी। मैं खुद एक समय मैंने राजस्थान पत्रिका के साथ काम किया था और वो बहुत थोड़े दिन चल पाया क्योंकि मेरी खबरें जब छपी और उसके हिसाब से जब मुझे पैसा मिला था वो पैसा वहां लोकल स्टाफर से ज्यादा था, तो वहां इस वजह से दिक्कत हुई। तो चूंकि बात ऊपर तक नहीं जा पाती या नीचे ही रह जाती है तो उनको इस बात से तकलीफ हुई कि ये इतनी खबरें आ रही हैं। तो ऐसे बहुत रिपोर्टर हैं जो रेगुलर के बजाय ज्यादा पैसा ले रहे थे और जिनको ठीक काम चल रहा था, लेकिन बाद में जब मुनाफे की तरफ ध्यान जाने लगा, पत्रकारिता से ध्यान हट गया, तो जो सर्कुलेशन का काम था, जो विज्ञापन का काम था और जो न्यूज कलेक्शन का काम था वो क्लब कर दिए गए और अब वो जो खबर की समझ रखता है वो तो छिटक गया। तो जो ब्यूरो की बात कर रहे हैं, ब्यूरो दो तरह के होते हैं। एक ब्यूरो वो जो स्थानीय खबरों के लिए जिम्मेदार थे, एक वो ब्यूरो
जो स्टेट को देखते थे। मुझे ध्यान है कि हमारे समय में एडिटर्स ये अच्छा नहीं समझते थे कि कोई संपादक जो है वो किसी राजनेता से मिले, बहुत कम समय में। लेकिन अब वो स्थितियां, वो संस्कृति, वो कल्चर बदल गई है, क्योंकि अखबारों का फॉर्मेशन मुनाफे की तरफ चला गया है। तो जो न्यूज है वो, आपको पता है कि 2 कॉलम जो अखबार में, जो फ्रंट पेज है या कोई भी पेज है, तो 2 कॉलम के बीच में जो स्पेस रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गटर। उसके लिए एक शब्द चलता है गटर। तो जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने जर्नलिज्म शुरू किया तो उन्होंने कहा हमारे लिए विज्ञापन सबसे बड़ी चीज है, हम रेवेन्यू हमारे लिए बड़ी चीज है। जो रेवेन्यू से जो बचा हुआ स्पेस है, कौन सा? गटर स्पेस। तो जर्नलिज्म चली गई गटर में, क्योंकि मुनाफा ऊपर था। आप देखिए शब्द जो है कि 2 कॉलम के बीच में जो स्पेस बचता है उसे गटर कहते हैं। ये कोई मैं नहीं कह रहा, वो खुद अखबारों की जो थ्योरी जो नई आई, जिस पर से नवीन जी कह रहे हैं, तो वो जो सवाल है उसका जवाब सबसे बड़ा ये है। और साइंटिफिकली, टेक्निकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली और पत्रकारिता की दृष्टि से कैसे भी देखें तो जो 2 कॉलम के बीच का स्पेस है उसे गटर कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो स्पेस तो हमारा जो न्यूज वाला स्पेस था वो तो विज्ञापन का स्पेस है। तो खबर के लिए कौन सी जगह बची? खबर के लिए चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया है, उसके लिए उन्होंने जो मुनाफाखोरी की तरफ जाने वाले पत्रकारिता के जनक थे, लोग थे, उन्होंने उसके लिए स्पेस दिया, गटर स्पेस। तो आज जो समस्याएं हैं वो सिर्फ हमारी अकेले की नहीं है। वो मैं कोई प्रबंधन को जिम्मेदार अकेले को नहीं मानता, क्योंकि उसमें जो मेरे सामने लोग हैं या जो जिनके घर में अखबार जा रहा है, अखबार वाला कह रहा है कि यार इसमें कोचिंग की तो खबर भी नहीं है, इसमें फला हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मार दिया वो खबर नहीं है, इसमें सरकार ने ये कर दिया। अरे भाई साहब, सरकार में फ्रंट पेज सरकार का छप रहा है, लास्ट पेज सरकार का छप रहा है, और आप 25 रुपए का जो अखबार है उसकी कीमत आप 5 रुपए दे रहे हो, 20 रुपए आपके घर में आ रहे हैं, 20 का नोट उस प्रोडक्ट के साथ आपके घर में आ रहा है। तो कसूरवार कौन? सिर्फ मीडिया के प्रबंधक कसूरवार नहीं है, कहीं हमें अपनी तरफ भी देखना होगा कि जब हम किसी यूट्यूबर को देखते हैं कि अच्छी तो दे रहा है। आप अभी ताजा घटना की तरफ मैं याद दिलाऊंगा, जो हाइपर लोकल काम था बिहार के अंदर चुनाव के समय में, कि देखिए किस तरह से लोकल जो अधिकारी हैं, जो एसडीएम है या जो दूसरे लोग हैं, वो कैसे फर्जी वोट बना रहे हैं और वही साइन कर रहे हैं। ये काम कौन कर रहा है? ये काम था स्ट्रिंगर का, स्ट्रिंगर जाके कर रहा है। लेकिन वाहवाही हो रही है अजीत अंजुम की, लोग कह रहे हैं अरे यार बड़े बहादुर पत्रकार हो। ये आप देखिए कि जैसे कोई दुनिया का बहुत बड़ा पहलवान एक 100 ग्राम का बाट उठा दे और आप कहो कि यार देखो कितना वजन उठा लिया। अरे ये हास्यास्पद स्थिति है। तो आप ये देखिए कि जो काम देश के बड़े पत्रकारों को करना पड़ रहा है, और वो क्या काम कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं लोकल जो छोटा काम था। एक और मैं आपके ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक और ध्यान दिलाऊंगा एक चीज का, कि एक आप देखिए फैक्ट चेकिंग की बात आ रही है। जो अच्छे जर्नलिस्ट थे, जिनका काम था सरकार की खबर लेना, उनका काम क्या कर दिया कि साहब आप फैक्ट चेक करो। कि मतलब जो चालाक लोग हैं इस पूरे सिस्टम के, उन लोगों ने सुबह सुबह एक काम करते हैं सबसे पहले कि कुछ फेक न्यूज डालो। तो फेक न्यूज डालनी है तो फेक न्यूज में अब अखबारों को काम दे दिया, बड़े बड़े संस्थान ये काम कर रहे हैं कि नहीं ये न्यूज फेक है। तो आपका काम था सच को तलाश करना, तो सच का काम तलाश करने वाले आदमी को लगा दिया कहां पर? कि तुम झूठ को झूठ साबित करो और सच की तलाश मत करो। तो पत्रकारिता बिल्कुल एकदम शीर्षासन की मुद्रा में खड़ी हुई है, और उसे शीर्षासन की मुद्रा में देख करके हमें यह बताया जा रहा है कि ये योग और आसन का काल है। और आप देखिए कितनी खूबसूरत स्थितियां हैं, देश कहां जा रहा है। तो वो व्यक्ति को, इस देश की चेतना को शवासन में बिछा करके उस पर पद्मासन लगा करके बैठे हुए हैं। और पत्रकारिता बहुत बड़ी चुनौतियों में है, और वो चुनौतियां सिर्फ कोई कारपोरेट के कारण, सिर्फ किसी सरकार के कारण नहीं, हम सबके कारण आ रही हैं। सभी को इस मामले में सजग होना होगा। धन्यवाद सर। इस चैलेंज में मुझे एक और इंसिडेंट याद आता है। टाइम्स ऑफ इंडिया सर ने स्पेसिफिकली बात की तो मैं नाम लेके ही कह सकता हूँ। वहां पर ब्रांड मैनेजर्स को एडिटर रिपोर्ट करते हैं। ये चीज
बड़ी अलग है। हिंदी अखबारों में ऐसा नहीं है। हिंदी अखबारों में एक चैनल चलता है जिसमें संपादक है और एक चैनल है जिसमें बिजनेस हेड है। उन दोनों के बीच में कई बार विज्ञापन को लेकर विवाद भी होते हैं कि आपने हमारे एडवर्टाइजर को तंग कर दिया, आपने ये किया। पर इसके अलावा एक और संस्था है जो अखबार की संस्था के अंदर ही, जिसका नाम है संपादक। मैं बहुत छोटा था और मुझे एक संपादकीय राजस्थान पत्रिका का याद है। एक पार्टी के खिलाफ उस समय कर्पूर जी ने एक आर्टिकल लिखा था जिसका हेडिंग था, पार्टी का नाम मैं नहीं ले रहा, कोल्ड स्टोरेज का आलू। और उस एक संपादकीय सड़ा हुआ आलू, तो उस एक संपादकीय ने पूरे प्रदेश में राजनीतिक भूचाल ला दिया था। ये उस एक संपादकीय की 400-500 शब्द के आर्टिकल की ताकत थी। पिछले कई वर्षों में मुझे याद नहीं कि कब मैं संपादकीय को उस तरीके से देख रहा हूं। और अगर एक रिपोर्टर का तो सम्मान जो था वो था ही, संपादक अगर हैं, उन्होंने अगर एक आर्टिकल लिख दिया किसी मुद्दे के ऊपर, तो ये माना जाता था कि बहुत बड़ी बात हो गई है कि अखबार के संपादक ने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा। ये संपादक नाम की संस्था, क्या इसका भी ह्रास हुआ है इस पीरियड में? इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वो संस्था बची है? क्योंकि अब संपादक जो है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने किया, वो सब जगह होता चला जा रहा है। पहले एडिटर थे, अभी मेरे बहुत सारे जर्नलिस्ट मित्र अपने कभी कोई पोस्ट लिखते हैं जिसमें फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, तो लिखते हैं कि मेरे संपादक पहले संपादक थे, आजकल मैनेजर हो चुके हैं। तो क्या संपादक नाम की संस्था अब मैनेजर नाम की संस्था में बदलती चली जा रही है? देखिए, प्रश्न बहुत अच्छा है कि एडिटोरियल इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया या नहीं हुआ। ये व्यक्ति पर निर्भर है। ऐसा नहीं है कि एडिटोरियल इंस्टीट्यूशन बिल्कुल खत्म हो चुका है, खत्म नहीं हुआ है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ कि कुछ समय पहले राजस्थान पत्रिका ने मुख्यमंत्री का नाम लिखना बंद कर दिया था। उसके पीछे कारण कोई और नहीं था, कारण था एक कानून का विरोध। वो एक कानून ऐसा था जिसे काला कानून नाम दिया गया और वो कानून वापस भी लिया गया, वो सब लोग जानते हैं। तो ये अपना एक स्टैंड होता है इंस्टीट्यूशन का, और इंस्टीट्यूशन जब स्टैंड लेगा तो बट नेचुरली है कि एडिटोरियल इंस्टीट्यूशन अपने आप बचेगा। तो उस दौरान लंबे समय तक नाम नहीं लिखना एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन बाद में वो जब कानून वापस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एडिटोरियल इंस्टीट्यूशन बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। वो एक कहते हैं ना कि इतना भी परेशान मत होइए, इस काली रात की सहर आएगी, मुझे पूरा विश्वास है। जर्नलिज्म इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। रूप चेंज हो रही है, चीज़ें चेंज हो रही है। देखिए, पहले जब जर्नलिज्म की हम बात करते थे, एक छोटा सा शहर होता था, उस शहर में 4-5 रिपोर्टर होते थे, कवर कर लेते थे। आजकल तो बीट ही समझ में नहीं आ रही कौन कौन सी बीट बनाई जाए, किस किस प्रकार का काम किया जाए। हमारे रिपोर्टर, क्राइम का रिपोर्टर कहता है कि सर नशे इतने प्रकार के चल गए हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कौन सा नशा कर रहा है यूथ। ये पर्टिकुलर ये नशा नया आया है सर। तो जो चीजें जितनी तेजी से बदली है कैपिटलिज्म के इस दौर के अंदर, तो निश्चित तौर पर जर्नलिज्म पर भी इसका बहुत भारी इम्पैक्ट है और इंस्टीट्यूशंस पे इम्पैक्ट है। 5 रुपए का अखबार 25 रुपए का जो अखबार है वो 5 रुपए में पहुंच रहा है, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। टीवी चैनलों के सामने भी यही चुनौती है कि भाई आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। एक चीज के लिए हम सबको तैयार होना पड़ेगा कि न्यूज़ जो हमने फ्री में लेने की आदत डाल रखी है ना, इस पे थोड़ा सा हम अपने आप को चेक करें। तो वो जो चीज चेक हो जाएगी ना, तो काफी कुछ अपने आप ही चेक हो जाएगा। देखिए, सिटीजन जर्नलिज्म ने बहुत कुछ चेंज किया, मैं मानता हूं, लेकिन सिटीजन जर्नलिज्म में वो एक्यूरेसी जो मेन स्ट्रीम मीडिया की जिम्मेदारियां हैं, दायित्व है, मैंने कहा अभी काले कानून के खिलाफ नाम नहीं लिखा गया। तो ये जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ओन करता है मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं किसी व्यक्ति से यूट्यूबर के खिलाफ या किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ओन करने की ताकत आज भी मेन स्ट्रीम मीडिया में है। वो उन इश्यूज को उठाता है, उन चीज़ों को चैलेंज के साथ बदलता है। बहुत सारे चैनल बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं और अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। हम कैंपेन्स चलाते हैं, जैसे गोडावन को बचाने के लिए हमने कैंपेन चलाया था वेस्टर्न राजस्थान के अंदर। मैं जब उदयपुर में एडिटर थे, मेरे काउंटर पार्ट थे त्रिभुवन जी, ये भी एडिटर थे उस वक्त उदयपुर के अंदर, तो हम लोगों ने वहाँ झील से जेटियाँ हटाने की बात करी और हमने बहुत लंबा संघर्ष किया। अभी लक्षराज सिंह जी यहाँ मौजूद थे थोड़ी देर पहले, उनकी भी वहाँ होटलें, हमने उनके खिलाफ भी लिखा और उन्होंने उसको सुधार भी किया बाद में। तो हमने वहाँ डीजल की बोटें चलाने के लिए खिलाफ मुहिम उठाई, तो वो डीजल की बोटें वहाँ से हटी।
तो एडिटोरियल इंस्टीट्यूशन जिंदा है ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात सच है, जब अखबार 25 रुपए का होगा और पाठक को 5 रुपए का हाथ में दिया जाएगा तो कुछ कॉम्प्रोमाइजेस हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वो दौर खत्म हो गया जब टाइम्स ऑफ इंडिया में गिरिलाल जैन ने कहा था कि मैं भारत का प्रधानमंत्री तय करता हूं, मैं भारत की सरकारें तय करता हूं। उन्हें इस बात का बड़ा अभिमान था। कुछ दिनों बाद वो खुद ही नहीं रहे। ये निश्चित तौर पे चीजें हैं, लेकिन मेरा अभी भी मानना है इंस्टीट्यूशन जिंदा है, कैंपेन चल रहे हैं और कैंपेन्स के रिजल्ट आ रहे हैं, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अभी जयपुर में हम लोग रामगढ़ में पानी लाने के लिए काम कर रहे हैं, पानी लौटे कैसे भी, वो एक कैंपेन चल रहा है और उसमें कुछ हद तक कामयाबी भी मिली है। तो हर चीज का नेगेटिव ही नेगेटिव नहीं है, कुछ पॉजिटिव भी है। जितना हमारे पास बचा हुआ है वो भी बहुत बचा हुआ है, अगर हम उसे ईमानदारी के साथ बचा ले तो। धन्यवाद सर। चूंकि समय के लिए मुझे बहुत सख्ती से इशारा हुआ है कि बस इसको यहाँ खत्म किया जाए, तो मेरे प्रश्न खत्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन अभी तीनों ही लोग यहाँ पर रहेंगे और नीचे उतरने के बाद भी अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न हो